ओके, सो जेएमएल को पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसीलिए जेएमएल को यूज़ करने के लिए की टूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। की टूल में सारी चीज़ें जो है ना वो एंड में बताई जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं की टूल के अंदर, की टूल की क्या इम्पोर्टेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें उसके बाद पढ़ेंगे जेएमएल क्या होते हैं। जेएमएल जो है ना जावा मॉडलिंग लैंग्वेज है, जावा के बेस पे रिलेटेड मतलब पूरी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। इफ़ यू आर फेमिलियर विद जावा यू कैन जस्ट इजीली पुट आउट जेएमएल इनटू इट, बिकॉज लाइक जेएमएल की जैसे एड्स ऑन यूएमएल का था वो ओसीएल था, तो इसी तरीके से एड्स ऑन जावा के लिए जो है वो जावा मॉडलिंग लैंग्वेज है, जिसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह और मॉडलिंग्स वगैरह स्पेसिफिकेशंस तक जिसमें प्री कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस, इनवेरिएंट्स वगैरह आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं कि थ्रू जेएमएल यू कैन वेरीफाई द इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब जो भी इनवेरिएंट्स होती हैं, प्री पोस्ट कंडीशंस होती हैं, वो भी एक मेथड्स और एक एक कांस्टेंट नहीं, एक एक एट्रीब्यूट पे लग जाती हैं, एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स पे लगती हैं। तो लाइक ये क्या है, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इंडिविजुअल, और ऑपरेशंस जो है वो इंडिविजुअल जो हमारे पास कहलाते हैं वो हमारे पास यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत काम आती है। और इसके इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जिस तरीके से जावा के अंदर मेथड्स, क्लासेस, इंटरफेसेस होते हैं, इसी तरीके से जेएमएल भी इन सबको कॉन्स्टेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाते हैं कि जेएमएल को हम किस तरीके से लिखते हैं। बिल्कुल कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स के बीच में एटरेट लगा दें तभी वो बन जाती है हमारे पास जेएमएल का स्पेसिफिकेशन। और इसी तरीके से डबल जो स्लैश होते हैं तो वो भी हमारे पास कमेंट्स होते हैं, और उसके साथ एटरेट लगा दें तो हमारे पास जेएमएल बन सकती है, स्पेसिफिकेशन बन सकती है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्वांटिफिकेशन वगैरह के लिए, जो आगे टॉपिक है उसमें आ जाता है फॉर ऑल, ओल्ड, रिजल्ट। तो इस तरीके से ये बहुत यूज्ड कीवर्ड्स हैं। उसके बाद जो अदर कीवर्ड्स हम लोग अभी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे वो है रिक्वायर्ड, इंश्योर, सिग्नल्स, असाइनेबल, प्योर, इनवेरिएंट, नॉन नल। रिक्वायर्ड जो होता है प्री कंडीशन के लिए काम आता है, इंश्योर पोस्ट कंडीशंस के लिए, सिग्नल्स हमारे पास जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होती हैं वो, असाइनेबल जो होता है वो कीवर्ड है जो जिस एट्रीब्यूट के साथ लगेगा तो सिर्फ वो मॉडिफाई होगा। प्योर उसका अपोजिट है, मतलब कुछ भी चीज़ मॉडिफाई नहीं होगी। इनवेरिएंट तो ये ऑब्वियसली एक एट्रीब्यूट पे लगाने के लिए कोई कंडीशन वगैरह, तो उसके लिए हम लोग इनवेरिएंट इस्तेमाल करते हैं। नॉन नल जो होता है वो हर कीवर्ड हर एट्रीब्यूट के साथ जो होता है वो लगा होता है, ठीक है। उसके बाद प्री और पोस्ट कंडीशंस मेथड्स पे स्पेसिफाई करते हैं हम लोग। मैंने अभी अभी आपको बताया रिक्वायर्स और इंश्योर्स इस्तेमाल होते हैं। रिक्वायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो वाली, या ऐसी कंडीशन जहाँ पर नेगेटिव ना हो या इन्फिनिटी ना हो, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। और रिक्वायर्स में प्री कंडीशन डालते हैं, इंश्योर्स में हम लोग ऑब्वियसली पोस्ट कंडीशन डालते हैं, और पोस्ट कंडीशन में हम लोग कह रहे हैं कि डेबिट का ओल्ड बैलेंस जो है उसमें से माइनस कर दें अमाउंट, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उस बैलेंस जो स्टोर हो रहा है, लाइक आफ्टर कैंसलिंग अमाउंट फ्रॉम इट, जो डेबिट का अमाउंट है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट बच रहा है उसको हम लोग बैलेंस के थ्रू रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ओल्ड भी यूज़ किया और रिजल्ट भी यूज़ किया है। ओल्ड बैलेंस जो है वो रेफर करता है कि पुराना बैलेंस, यानी कि बिफोर एक्चुअल थिंग हैपेंड। जैसे एट प्री होता था, यहाँ पर ओल्ड होता है, ठीक है। उस तरीके से प्री और पोस्ट कंडीशंस को कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है किस के बीच में, क्लास और क्लाइंट्स के बीच में। क्लाइंट्स को ज़रूरी है कि प्री कंडीशन सही रखें, मेथड्स ये करेंगे कि आपको पोस्ट कंडीशन सही देंगी अगर आपकी प्री कंडीशन जो डिफाइंड है क्लाइंट से वो सही दी गई हो। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं एक्सेप्शनल पोस्ट कंडीशंस, मतलब अगर एक्सेप्शन आपको आ रही आपको डालनी है तो एक्सेप्शन को डिफाइन करने के लिए सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं, देन एक्सेप्शन नेम एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन। उसके बाद कब करना है, पोस्ट कंडीशंस के बाद, यानी कि इंश्योर्स के बाद होगा सिग्नल्स, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करनी है उस कंडीशन को आप बता दें, दैट्स इट। उसके बाद आता है एक्सेप्शनल पोस्ट कंडीशंस में हमेशा वो ट्रू होती हैं, ठीक है। अगर आपको वो ट्रू नहीं करनी, फॉल्स करनी है, तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं, सिग्नल्स एक्सेप्शन एंड देन फॉल्स लेकर रिटर्न करवा के, या तो आप नॉर्मल बिहेवियर कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कुछ भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगी कोई मेथड जो पोस्ट कंडीशन के बाद इस्तेमाल हो। उसके बाद आ जाते हैं इनवेरिएंट्स पे। इनवेरिएंट्स पे बात करते हैं तो इनवेरिएंट्स हमारे पास क्लास इनवेरिएंट्स होते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स पे लगते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इस तरीके से बैलेंस भी है। तो इस बैलेंस को इन्वेरिएंट करने के लिए, यानी कि उसमें कोई कंडीशन देने के लिए, हम लोगों ने ये वाली कंडीशन देने के लिए हम लोगों ने इन्वेरिएंट इस्तेमाल किया। इन्वेरिएंट जो है वो मेथड एग्जीक्यूशन में किसी मेथड में चेंज हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये बैलेंस जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है किसी मेथड वगैरह में।
उसके बाद आ जाते हैं इन्वेरिएंस डॉक्यूमेंट डिज़ाइन डिसीजंस एक्सेट्रा। इसी तरीके से इन्वेरिएंस को दोबारा एक दूसरे एग्जांपल के साथ डिफाइन किया गया है। मतलब एक जिस डायरेक्टरी है उसमें बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं और फिर फाइल्स को नॉट नल किया है पहले, फिर उसके बाद सारी फाइल्स के पेरेंट जो है ना वो हमेशा दिस होने चाहिए, मतलब यही डायरेक्टरी होनी चाहिए, ये बस कंफर्म करने के लिए ये कोड लिखा गया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जेएमएल की कीवर्ड्स, जो अभी अभी आपको बताया था। नॉन नल, नलेबल, अजर्ट, असाइनेबल। अजर्ट जो है वो किसी ब्लॉक पे लगता है, यानी कि किसी अंदर ब्लॉक पे अगर कोई कंडीशन डालनी हो तो अजर्ट इस्तेमाल करता है। विजिबिलिटी कीवर्ड जो होता है ना उसको स्पेक पब्लिक कहते हैं, ठीक है। मॉडिफायर्स भी ये हैं, प्योर और स्पेक पब्लिक आर द टू मॉडिफायर्स। अगर आपको मैम बोलें कि मॉडिफायर्स के ऊपर बनाए, मतलब मॉडिफायर्स में एडिट करें। नॉन नल जो होता है ना, नॉन नल वो किसी भी मतलब डिफ़ॉल्ट होता है, नॉन नल ही लगा होता है। अगर आप किसी एट्रीब्यूट के साथ ना भी लगाएं तो उसका मतलब है नॉन नल लिखा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कि नॉन नल डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, डिफ़ॉल्ट वो हमें समझ आ जाता है कि नॉन नल ही एट्रीब्यूट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपको नॉट नल ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट को हटाना है तो आप नलेबल यूज़ करेंगे, नलेबल कीवर्ड इस्तेमाल करके, दैट्स इट। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर कोई भी कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया तो मतलब नॉन नल है। नॉन नल को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने नल लेबल जो है, ये पूरी एक साइक्लिक इन्फिनिटी तक नॉन नल ही चलती, पर हमें ख़त्म करना था किसी पॉइंट पे तो हम लोगों ने नलेबल इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद अजर्ट मैंने आपको अभी बताया किसी ब्लॉक पे लगता है, यानी कि एल्स इफ़ का एक ब्लॉक है तो उस पर जो भी कंडीशन आपने अप्लाई करनी है वो यहाँ पर आएगी। इस तरीके से एल्स भी एक ब्लॉक है, उसके अंदर जो भी कंडीशन इस्तेमाल करनी है वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद असाइनेबल जो मैंने आपको बताया कि वो प्रॉपर्टी चेंज होगी जिसकी जिक्र किया गया है बस, और मेथड किसी और प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा। इस तरीके से हमारे पास बैलेंस है, सिर्फ वो बैलेंस चेंज हो रहा है क्योंकि ओल्ड बैलेंस में से माइनस करे अमाउंट जो भी डेबिट से वो निकलवाना चाह रहा है, तो सिर्फ बैलेंस चेंज हो रहा है, तो उसने अगर हमने असाइनेबल लिख दिया बैलेंस। और नहीं तो अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो मतलब कोई भी चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि एवरीथिंग हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद हम लोग असाइनेबल में या तो एरे के एलिमेंट्स को भी असाइनेबल कर सकते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग मॉडिफाई, फील्ड्स, ऑब्जेक्ट्स के जो भी फील्ड्स वगैरह हैं उनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू दिस, एट असाइनेबल। एंड देन ऑब्वियसली ओ डॉट, सिंस एक्सेस ऑपरेटर होता है, एंड देन एस्टेरिक का मतलब है सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, एस्टेरिक का मतलब है सारे एरे एलिमेंट्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास प्योर कीवर्ड आता है। प्योर जो होता है मतलब ये किसी भी चीज़ पे साइड इफ़ेक्ट नहीं छोड़ेगा, मतलब ये किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा इस मेथड के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो नथिंग ही होता है, मतलब वो किसी चीज़ वो किसी मतलब कीवर्ड पे नहीं होता, मतलब किसी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना प्योर का, ये प्योर मतलब इन द सेंस कि जब आप लगाएँगे तब वो साइड इफ़ेक्ट्स मतलब चेंजिंग्स नहीं करेगा, बट उसके अलावा जो है ना वो नथिंग, मतलब इट हैज़ नो इफ़ेक्ट। इसके बाद विजिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है स्पेक पब्लिक। आप किसी भी एट्रीब्यूट को या प्रॉपर्टी को आप स्पेक पब्लिक दे देंगे तो आप किसी तरीके से भी उसको रिक्वायर्स वगैरह में या किसी भी कीवर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जिस भी ब्लॉक में आपने इस्तेमाल करना हो इन्वेरिएंट के साथ तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्लाइड नंबर या दिस, सो हम लोग उसके बाद आ जाते हैं 41 43 लेक्चर पे। उसके बाद हमारे पास एजेंडा छोड़ दें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जेएमएल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। एक्सप्रेशंस जो जिसमें नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, इम्प्लाइज ऑपरेटर, इक्विवेलेंट, जैसे अगर हम लोग इक्वल्स टू लगाएं तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट। फॉर ऑल एग्जिस्ट, एंड ये बात तो हमने पढ़ी हुई है। फॉर ऑल एग्जिस्ट जो है ना वो क्वांटिफायर से आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एफओएल फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो होती है ना, जेएमएल बुलियन एक्सप्रेशन के इम्प्लीकेशंस तो अभी अभी ऊपर हमने देखा, इक्विवेलेंस भी देखा। अब क्वांटिफिकेशन की बात करेंगे। क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर ऑल और एग्जिस्ट जो है ना क्वांटिफायर्स की टाइप में होती हैं, और फिर सम भी है, मिन भी है, मैक्स भी है, तो इस तरीके से ये सारे क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। उसमें जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है ना, मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए नहीं होगा, लेकिन फॉर इंस्टेंस हमारे पास फॉर ऑल का क्वांटिफायर है और एग्जिस्ट का क्वांटिफायर है, तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट ही कह लें, सही बात है कि आर्ग्यूमेंट अगर है तो वो ए है, अगर सब यहाँ पर अगर उन्होंने लिया हुआ है तो हम लोग उनको रेंज प्रिडिकेट भी कहते हैं, यानी कि ये इस वाली रेंज को डिफाइन किया हुआ है। और अगर फॉर ऑल में अगर ये वाली कंडीशन मतलब फॉर ऑल की ये सिंटेक्स है तो इसका मतलब है ये इसके बराबर है, इक्विवेलेंट टू इसके बराबर भी है, यानी कि इम्प्लाइज का साइन आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर एग्जिस्ट के लिए एम परसेंट का यानी कि एंड का साइन आएगा, ठीक हो गया।
उसके बाद हम प्रैग्मेटिक्स ऑफ रेंज प्रेडिकेट्स हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि किसी एक रेंज को बता दें कि कहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ जो है ना ख़त्म होती है और शुरू होती है इन सिंपल वर्ड्स तो प्रैग्मेटिक ऑफ द रेंज प्रेडिकेट इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ मतलब शुरू रेस्ट्रिक्शन करना ऑब्वियसली शुरू एंड एंड ठीक है। तो एरे इज सॉर्टेड एट इंडेक्सेस बिटवीन 0 एंड 9 जितनी भी इंडेक्सेस हैं 0 to 9 हम लोग उनको सॉर्ट कर रहे हैं फॉर ऑल यूज़ करके इंटीजर आई जे 0 लेस देन आई मतलब आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड आई लेस देन जे है लेकिन जे जो है वो लेस देन 10 है। तो उसके बाद हम लोग सॉर्टिंग का ये जो कंडीशन इस्तेमाल करते हैं कि एरे आई जो है वो हमारे पास एरे जे से छोटी हो, सही है, ताकि हम लोग सॉर्ट कर सकें असेंडिंग सॉर्ट। उसके बाद हमारे पास यूजिंग क्वान्टिफाइड जेएमएल एक्सप्रेशंस को हम लोग देखते हैं कि एरे जो है अगर वो वैल्यूज़ लेस देन इक्वल टू 9 स्टोर करवाना चाह रही है तो उसकी कंडीशन सिर्फ चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें तो यू आर फेमिलियर विथ ऑलरेडी। कंडीशन क्या होगी कि हर जो भी इंडेक्स पे जो भी एरे की वैल्यू आ रही है एलिमेंट की तो वो लेस देन इक्वल टू 9 होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम एंट्री ऑफ एरे स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम एंट्री प्रेफरेबली ये है कि हम लोग एग्जिस्ट यूज़ करें ताकि एग्जिस्ट से क्या होगा एरे लेंथ जो ग्रेटर देन 0 एक कंडीशन दे रही है जो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी। इस तरीके से हम लोगों के पास एग्जिस्ट जो है वो भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा या नंबर ऑफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आउटपुट्स इट्स गेटिंग राइट। सो लाइक अगेन मैक्सिमम के लिए अब एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा एम जो या मैक्स रख लें कुछ भी रख लें तो वो बराबर होने चाहिए उस एलिमेंट के जो ऑब्वियसली ग्रेटर इन लेंथ हो ग्रेटर एंट्री हो ग्रेटर इन वैल्यू हो एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होगी। उसके बाद आ जाते हैं कि ऑल एग्जिस्टिंग इंस्टेंसेस ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग यानी कि हमारे पास फॉर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ क्लास बैंक कार्ड, ठीक है, एक बैंक कार्ड क्लास है उसके 2 इंस्टेंसेस बना लिए हम लोग। ज़रूरी है कि बहुत सारे इंस्टेंसेस रखे हैं लेकिन इंस्टेंसेस को कंपेयर करने के लिए 2 रखने हैं। हैव डिफरेंट कार्ड नंबर्स, पहले तो वो बताएं कि हम लोग वो दोनों बराबर नहीं है, फिर उसके बाद बताएं कि इम्प्लाइज उनके जो कार्ड नंबर्स हैं वो भी बराबर नहीं है। जनरलाइज्ड क्वांटिफायर्स जिस तरीके से हम लोगों ने जेएमएल के दूसरे क्वांटिफायर्स पढ़े थे जिसमें फॉर ऑल था एग्जिस्ट था, तो इस तरीके से जनरलाइज्ड क्वांटिफायर्स भी होते हैं। मैक्स मिन प्रोडक्ट सम रिटर्निंग द मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट सम वगैरह और इनके जनरल एग्जांपल्स भी ये दिए गए हैं, ठीक हो गया। ये सारे फॉर लूप्स में इस्तेमाल होते हैं। एक रेंज में डिफाइन करके हम लोग उनको फिर सम प्रोडक्ट मैक्स मिन निकाल सकते हैं। इस तरीके से इनहेरिटेंस जेएमएल में कैसे होती है ऑल्सो कीवर्ड यूज़ करके हम लोग इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से एग्जांपल्स की जब बात करते हैं तो एटीएम एक क्लास है उसके ये फील्ड्स हैं और ये मेथड्स हैं और दूसरी क्लास जो है बैंक कार्ड है जो यूज़ हो रही है इंसर्टेड कार्ड में ऑब्वियसली, तो दैट्स वेयर इट्स कमिंग इन यूज़ एंड देन उसका ऑब्वियसली वो फिर इंस्टेंशिएट भी कर रहे हैं कि वो नल के बराबर है अभी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्या आ रही है कि चेक्स वेद मतलब एक इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन पढ़ने के लिए कि क्या है चेक्स वेदर द पिन बिलोंग्स टू द बैंक कार्ड करंटली इंसर्टेड इन द एटीएम। If a wrong pin is received 3 times in a row, the card is confiscated. After receiving the correct pin, the customer is regarded as the authenticator. अब हम इसको डिवाइड करते हैं प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन में। फर्स्ट वाली व्हाट इज गारंटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि प्री कंडीशन क्या है, कार्ड इंसर्टेड होनी चाहिए, यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए और पिन जो है करेक्ट होनी चाहिए प्री कंडीशन में। रिक्वायर्स में हम लोग क्या कह रहे हैं, पहले तो कस्टमर नॉट ऑथेंटिकेटेड है, फिर उसके बाद कार्ड इंसर्ट होकर जो करेक्ट पिन दे रहा है वो पिन के बराबर होना चाहिए और फिर जो हमें रिजल्ट मेरा यूज़र ऑथेंटिकेटेड मिल गया, ठीक हो गया, यूज़र कस्टमर ऑथेंटिकेटेड मिल गया। किससे पहले कर रहे हैं हम लोग, और नॉर्मल बिहेवियर इन द सेंस कि कोई भी एक्सेप्शन ये रेज नहीं करेगा एंटर पिन के मेथड से पहले, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाइड किया गया था। यहाँ पर सी यहाँ पर एंटर पिन के पहले कर मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन लगनी है। अब अगर इसको और ज़्यादा हम लोग कॉन्स्टेंट्स डालते जाएँ कॉन्स्टेंट्स डालते जाएँ कि रॉन्ग पिन काउंटर हमें लेस देन 2 मिला, यानी कि ऑब्वियसली अगर रॉन्ग पिन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग और करते जा रहे हैं तो वो इंक्रीज़ हो रहा है। जब 3 बार करेंगे तो इंक्रीज़ होगा ताकि थर्ड बार पे उसको ऑब्वियसली वो करना है, इट हैज़ टू कॉन्फिस्केट द एटीएम कार्ड एक्चुअली।
सो सेकंड कंडीशन डालने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो हमने डाली हुई थी, सेकंड कंडीशन डालने के लिए हम लोग ऑल्सो इस्तेमाल करेंगे ताकि इनहेरिटेंस कर सकें, और उसके बाद पब्लिक नॉर्मल बिहेवियर की कोई एक्सेप्शन रेज ना करें। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी प्री कंडीशन में, कार्ड इज इंसर्टेड, यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, और पिन जो है नॉट इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर रॉन्ग पिन काउंटर है और पिन दोबारा इनकरेक्ट है, और फिर पिन काउंटर को लेस देन 2 लगाया, ऑब्वियसली पिन नहीं मैच कर रही ना उससे दोबारा, तो क्या करेगा, पिन काउंटर लेस देन 2 है, यानी कि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पिन काउंटर को इंक्रीज कर देंगे, गलत पिन काउंट गलत लगा रहा है तो मतलब गलत लगाने के लिए हम लोग उसको +1 कर देंगे। सही हो गया। इस तरीके से दूसरी भी प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन डाल रहे हैं, वो उसमें क्या है, कार्ड इंसर्टेड है, यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड, पिन काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 2 है, एंड पिन इज इनकरेक्ट है, और कार्ड कन्फिस्केटेड हो जाएगा, और यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड हमें नहीं पोस्ट कंडीशन शो होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग स्पेक 1 और स्पेक 2 की ऑल्सो लगाया था, वो तो हम यही लिख रहे हैं कि स्पेक केस 1 है, स्पेक केस 2 है, वो हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम वो ब्लॉक ऐड कर लेंगे। लेकिन अब थर्ड स्पेसिफिकेशन भी आ गई, तो उसमें ऑल्सो लगा के नॉर्मल बिहेवियर तो इस्तेमाल हो रहा है। उसमें प्री कंडीशन क्या है, कार्ड इज इंसर्टेड, यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, कार्ड इंसर्टेड है मतलब वो नल नहीं है, ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है। उसके बाद क्या आ रहा है कि रॉन्ग पिन काउंटर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और पिन पिन ऑब्वियसली इंसर्ट किया है तो कार्ड पिन किस जो कार्ड की करेक्ट पिन है उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो उसके बाद रॉन्ग पिन काउंटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास पोस्ट कंडीशन में क्या होना चाहिए, कार्ड कॉन्फिस्केटेड होना चाहिए और यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड शो करे। कार्ड कॉन्फिस्केटेड मतलब अब वो इंसर्टेड कार्ड को नल कर दे, मतलब लाइक ऑब्वियसली देयर इज नो कार्ड अवेलेबल, या व्हाट वी कैन इजीली पुट इज कि कॉन्फिस्केट हो गया। और जो यूज़र नॉट ऑथेंटिकेटेड है वो भी यहाँ पर बताए कि मतलब यूजर्स नाउ नो मोर ऑथेंटिकेटेड, तो वो हमने पहले भी बता दिया है कि नॉट कस्टमर ऑथेंटिकेटेड, तो वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ओल्ड इंसर्टेड कार्ड जो है वो हम लोग अब जो पुराना इन्होंने इंसर्ट कार्ड किया है तो ऑब्वियसली वो 3 बार उन्होंने अटैम्प्ट किए रॉन्ग अटैम्प्ट करके, अब वो उसे इनवैलिड जो है वो एरर शो करेगा। इस तरीके से ये चीज़ हो गई। उस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है, यू कैन आंसर इट बेस्ड ऑन द रेलिवेंट, जो अभी आपको डॉट ऑपरेटर्स का पता हो और ओल्ड कहाँ पर किस तरीके से स्कोप पे इस्तेमाल हो सकता है, एंड दैट्स इट। ओके सो अच्छा, फॉर इंस्टेंस हम लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ इंश्योर्स में हम लोग दे रहे हैं कि सिर्फ कस्टमर ऑथेंटिकेटेड जो है वो चेंज होगा, यानी कि वो भी चेंज नहीं होगा। मतलब सिर्फ इंश्योर्स में हम कह रहे हैं कि कस्टमर ऑथेंटिकेटेड जो है पहले क्या था, नॉट ऑथेंटिकेटेड, फिर ऑथेंटिकेट हो गया ना, तो मतलब इंश्योर्स में हम लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो चेंज आई है वो कस्टमर ऑथेंटिकेशन में आई है। बाकी जो 2 वेरिएबल्स थे जो हमारे पास इंसर्टेड कार्ड और रॉन्ग पिन नंबर, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। मतलब जो तीन प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही थी, कस्टमर ऑथेंटिकेशन, इंसर्टेड कार्ड, रॉन्ग पिन काउंटर, ठीक है, ये 3 जिक्र था ना फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में। तो इस तरीके से सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, बाकी 2 चीज़ें नहीं चेंज हो रही, तो हम उनको इंश्योर्स करके देन ओल्ड के साथ असाइन कर देंगे कि वो पिछले वाली चीज़ों के बराबर होनी चाहिए, अगर वो चेंज नहीं होनी चाहिए जब भी ये मेथड के लिए स्पेक की कॉल हो, प्री और पोस्ट कंडीशन वाली। अच्छा, इंश्योर्स हम लोग या तो 2 बार इसको ओल्ड के साथ असाइन कर लें, या बोल दें कि असाइनेबल सिर्फ कस्टमर ऑथेंटिकेशन चेंज हो, मतलब यहाँ पर जो इंश्योर्स के साथ हम लोग देख रहे हैं सिर्फ कस्टमर ऑथेंटिकेशन चेंज हो रहा है ना, बाकी 2 इंसर्टेड कार्ड और रॉन्ग प्रिंट काउंटर चेंज नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ असाइनेबल यूज़ करें, या दोनों के लिए इंश्योर्स लगा के ओल्ड के बराबर कर दें, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही, ओल्ड के बराबर ही रह रही है। उस तरीके से हम लोग आते हैं असाइनेबल रॉन्ग प्रिंट काउंटर, सिर्फ चेंज जो चीज़ हो रही है रॉन्ग प्रिंट काउंटर ही चेंज हो रहा है, उसमें इंक्रीमेंट हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि असाइनेबल इंसर्टेड कार्ड चेंज हो रहा है और इंसर्टेड कार्ड डॉट इनवैलिड चेंज हो रहा है, दैट्स इट। उसके बाद लिमिटेड इंटीजर सेट है, उसका एग्जांपल दोबारा मैम रिपीट करवा रही हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं ये पूरी एक जावा के ऑब्वियसली क्लास है, एंड देन मेथड्स एंड वो बने हुए हैं पूरे। तो इसमें जब हम लोग मॉडिफायर्स लगा रहे हैं, स्पेक मॉडिफायर्स लगा रहे हैं, वो हमारे पास स्पेक पब्लिक होते हैं और प्योर होते हैं। स्पेक पब्लिक इसलिए ताकि ये वेरिएबल जो है वो बाद में चल के काम आए, और प्योर इसलिए कंटेन्स कुछ भी चीज़ को अपडेट या मॉडिफाई नहीं करेगा, सिंस कंटेन्स है और वो रिटर्न भी बुलियन कर रहा है, ट्रू या फॉल्स, ताकि इसलिए ताकि हम लोगों ने इसके आगे प्योर लगा दिया है। इस तरीके से स्पेसिफाइंग इन्वेरिएंट्स भी करते हैं, तो किस इन्वेरिएंट्स के लिए एरे के लिए और सॉर्टेड एरे होनी चाहिए, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सारे वेरिएबल्स के लिए एरे i-1 और एरे लेस देन इक्वल्स टू i होना चाहिए, यानी कि जो भी पिछला एलिमेंट है वो आगे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, दैट्स
टू बी सेड इन सॉर्टेड एरे। सही हो गया, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेसिफाइंग कंटेंट्स, मतलब कंटेंट्स को हम लोग अब डिफाइन करने चल रहे हैं कि कंटेंट्स में क्या होगा, ठीक है, उसकी क्या दे रहे हैं इंश्योर्स, यानी कि हम लोगों के पास पोस्ट कंडीशंस आ गई, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और सिर्फ रिजल्ट को हम लोग डिफाइन करने के लिए ये कर रहे थे और रिक्वायर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, प्री कंडीशन की नीड नहीं थी। तो इसलिए क्या कर लिया, रिजल्ट्स में स्टोर कर रहे हैं हम वो एलिमेंट जो हमें मिल रहा है, और वो एलिमेंट ऑब्वियसली एग्जिस्ट के थ्रू मिलेगा, फॉर ऑल के थ्रू तो नहीं, मतलब सारे एलिमेंट्स थोड़ी चाहिए, और कुछ भी चाहिए तो वो हमारे पास रिजल्ट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जिस तरीके से OCL में हम रिजल्ट में स्टोर कर रहे थे तो यहाँ पर भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं न्यू एलिमेंट्स कैन बी एडिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है ऐड एलिमेंट का, उसमें क्या करें कि हमें पास साइज़ लेस देन होनी चाहिए ताकि वो दूसरा एलिमेंट ऐड कर सके, और उसमें वो एलिमेंट ऐड ना हो जो अभी ऐड होने जा रहा है, जैसे फिर वो कंटेंट्स के थ्रू हम लोग मालूम कर सकते हैं। रिजल्ट को ट्रू कर लेते हैं अभी, अच्छा जो पोस्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जब ये ऐड हो जाएगा तो ऑब्वियसली रिटर्न कंडीशन हमारी क्या है, वो ट्रू होनी चाहिए, बुलियन होनी चाहिए, ट्रू या फॉल्स, और इसमें इंश्योर करके वो एलिमेंट जो है वो डल गया है कंटेंट्स, अब वो चेक करके फिर उसके बाद हम लोग दोबारा चेक करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि साइज़ को प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे जब वो ऐड हो जाएगा एलिमेंट, ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि फॉर ऑल जो भी एलिमेंट्स हैं वो उस एलिमेंट के बराबर ना हो, एंड देन हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी कंटेन्स ई जो है वो इक्वल्स टू होना चाहिए ओल्ड कंटेन्स के, मतलब जो पिछला कंटेन्स ई था, मतलब पिछला एलिमेंट था, ठीक हो गया। इसके लिए to me I guess writing this ensure statement is okay, but like if you don't write it the thingy holds the same, but since logic में included है add method की, तो हमें यहाँ भी mention करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि न्यू एलिमेंट्स कैन नॉट बी एडेड, कब नहीं ऐड हो सकते, जब साइज लिमिट के बराबर हो और कंटेन्स एलिमेंट हो, मतलब जब ऐड कर रहे हैं तो वो एलिमेंट मौजूद हो उसी लिस्ट में। फिर हमें रिजल्ट क्या करें, फॉल्स रिटर्न करें, इन शॉर्ट्स में हम लोग पोस्ट कंडीशन बता रहे हैं कि फॉल्स रिटर्न करें, और फिर वही सेम जो लूप है वो हम इस्तेमाल करें, और साइज जो है वो वही रहे क्योंकि ऐड नहीं कर रहा है एलिमेंट। उसके बाद आ जाते हैं रिमूव को हम लोग स्पेसिफाई करने हैं। रिमूव को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग बोलेंगे उसमें पहले कोई भी एलिमेंट ना हो, फिर उसके बाद वही चीज़ दोबारा चला रहे हैं जो हम लोगों ने फॉर लूप चलाया। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि साइज़ जो है जब रिमूव कर रहे हैं तो -1 हो, ठीक हो गया। उसके बाद हाँ, ओल्ड में जो फिर दोबारा चेक करें कंटेन्स एलिमेंट है या नहीं, ठीक है। वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन द साइज -1, फिर वो दोनों ट्रू, क्योंकि इम्प्लाइज का साइन इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियसली वो इम्प्लाइज है तो वो दोनों को ट्रू के कंपैरिजन करेगा, ठीक हो गया, ट्रू या फॉल्स। इस तरीके से जो साइज़ अगर वो नहीं है कंटेन्स में तो साइज़ के बराबर होना चाहिए साइज़, मतलब फिर वो ये चीज़ हो जाती है कि रिमूव्ड है वैसे ही वो एलिमेंट। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं लूप इन्वेरिएंट की। लूप इन्वेरिएंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मेंटेनिंग एंड डिक्रीजिंग क्लॉज। क्लॉज नहीं कह लो लेकिन वो कह सकते हैं हम लोग यार, कीवर्ड्स कह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, मेंटेनिंग में जो होती है ना वो कंडीशन हम लोग लूप की अंदर वाली कंडीशन डालते हैं, और उसमें जो कंडीशन ऑब्वियसली जिस एक्सप्रेशन पे इवेल्युएट होती है वो इफ़ कंडीशन होती है अंदर लूप के। और फिर उसके बाद मेंटेनिंग में जो चीज़ आती है ना वो इंक्रीमेंट की चीज़ आती है, यानी कि 0 लेस देन होगा, और फिर इंक्रीमेंट तो वैसे ही दिया हुआ है तो उसकी शुरू और एंडिंग बताते हैं, बस दैट्स इट। और डिक्रीजिंग तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो लेंथ होती है वो हमेशा डिक्रीज होती जाती है लूप की, वो कभी इंक्रीज नहीं होती, भले वो इंक्रीमेंटल लूप क्यों ना हो, डिक्रीमेंटल लूप क्यों ना हो। सही है, दैट्स इट। और उसके बाद ये वाली कंडीशन जो है वो लूप की इफ़ कंडीशन ही होती है जो हम लोग यहाँ हमने बताना होता है, दैट्स इट। उसके बाद आ जाते हैं लूप इन्वेरिएंट के लिए दूसरा एग्जांपल चूज़ करते हैं, सम प्लस इक्वल्स टू वैल्यू, यानी कि सम कर रहे हैं एरे के एलिमेंट्स का। तो उसके बाद क्या, असाइनेबल, मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ, असाइनेबल उसमें कुछ भी चेंजिंग ना हो क्योंकि ये सिर्फ स्टैटिक ये हमें सिर्फ सम करके दे रहा है एलिमेंट्स को, ना ही चेंज कर रहा है किसी एलिमेंट को। सही हो गया। और अगर आप कहें भी सम को चेंज कर रहा है तो देखो सम जो है वो सम के अंदर ही है, ठीक है, बाहर किसी आप कह सकते हैं कि ग्लोबल एलिमेंट को, ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहा, या ग्लोबल कह लें या लोकल कह लें, उनको चेंज नहीं कर रहा, वो अपने स्कोप वाले एलिमेंट को, स्कोप वाली वेरिएबल को चेंज कर रहा है। सही है, तो असाइनेबल किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर रहा, डिक्रीजिंग एरर डॉट लेंथ, और ऑब्वियसली यहाँ पर इंडेक्स कोई आई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा था बल्कि फॉर ईच लूप की तरह इस्तेमाल हो रहा था, तो इस तरीके से हम लोग ने स्लैश इंडेक्स इस्तेमाल किया। उसके बाद वही कंडीशन है जो मतलब ये मेंटेनिंग, जो सेकंड मेंटेनिंग होता है ना वो हमेशा जनरली इस तरीके से ही होता है, अगर इंडेक्स है
तो यूज़ करें आई, वरना नहीं है तो स्लैश इंडेक्स के थ्रू आप लोग इंडेक्स गेट कर सकते हो। इस तरीके से सम रिटर्न कर रहे हैं और सम कर रहे हैं उन पूरी एरे वैल्यूज़ का जब तक के इंडेक्स है, फिर वही एलिमेंट्स का जो हम लोग जो हमें एरे में मिल रही हैं, और तो कुछ भी नहीं चाहिए हमें, सिंपली उनका सम चाहिए, सम के बराबर कंसीडर कर लिया और वो वेरिएबल स्टोर करके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें रिटर्न भी चीज़ करनी है एज एन इंटीजर, वो भी रिटर्न सम करना है। सही है। और उसके बाद आ जाते हैं, ये एक मेथड है, उसमें हम लोग दोबारा लूप इनवेरिएंट डाल रहे हैं। लूप इनवेरिएंट का ये दो तरीके थे, एक तो मेंटेनिंग डिक्रीजिंग क्लॉज इस्तेमाल करके, या तो मेंटेनिंग हटा के सिर्फ लूप इनवेरिएंट लगा लें और डिक्रीजेस क्लॉज लगा के। असाइनेबल तो वैसे आपको पता है कि वो चेंज करता है, असाइनेबल ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर -1 के बराबर हो रहे हैं, तो हम लोग क्योंकि और वो भी लोकल या ग्लोबल वेरिएबल था, तो इसलिए हम लोग उसको असाइनेबल अंदर रख लिया, सिंस वो चेंज कर रहा है, AI चेंज कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय -1 कर रहा है वो बार बार। एंड देन हमारे पास आता है कि डिक्रीजेस, तो वही सेम चीज़ सेम लॉजिक लेके बैठा होता है। एंड देन लूप इनवेरिएंट में हम जब बात करते हैं तो I लेस देन इक्वल्स टू 0, सही है। और एंड फॉर ऑल इंटीजर पूरी ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड देन जे लेस देन आई, सही है, क्योंकि हमारे पास आई जो है वो ए डॉट लेंथ के लेस देन होनी चाहिए। एंड देन ए जे इज लेस देन इक्वल्स टू 0, जिसमें हमारी पूरी कंडीशन जो है वो पूरी सेटिस्फाई हो रही है कि लाइक सिंस विद इफ कंडीशन हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सिमिलर जाएँ, हमारे पास कंडीशंस और हमारे पास जो फॉर ऑल लूप है, और जो कंडीशंस है वो दोनों सेम टू सेम जाएँ। तो ये होती है लूप इनवेरिएंट की बात। उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन है, की टूल के अंदर वेरिफिकेशन भी होती है, जिस तरीके से हर टूल के अंदर होती है, तो इस तरीके से की टूल भी वेरिफिकेशन कर सकता है हमारे जावा प्रोग्राम्स को। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ऑटोमेटिक, इनका सारा काम होता है की टूल के अंदर, ठीक है। की टूल जो है वो, ये आप थ्योरी अगर पढ़ लें तो खुद यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, लाइक इट्स सो ईजी। सिंस थ्योरम प्रूविंग की बात हो रही है, तो थ्योरम प्रूविंग यू ऑलरेडी नो अबाउट, और जो हमने डीएस में वैसे ही पढ़ लिया है। या दैट्स इट।